हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। हम आज लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे दो मेथड्स जो कि है रिकरेंस ट्री मेथड एंड मास्टर मेथड। देन हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स की हमारी सॉर्टिंग होती है, जैसे हो गया मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उन सब के हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। देन हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या एल्गोरिदम वो यूज होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए। देन हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिकरेंस ट्री मेथड। रिकरेंस ट्री मेथड क्या होता है? Recurrence tree is a pictorial representation of an iteration method, which is in the form of tree where at each level of nodes are expanded. Recurrence tree एक तरीके का representation है जिसमें हम tree like formation बनाते हैं। उसमें हर एक नोड जो है वो एक्सपेंड होती है। मतलब कि जैसे अब हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, एक इक्वेशन ली, देन दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल के हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, और ऐसे ही हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको परफॉर्म करते थे जिससे हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर सके। देन उसमें हम क्या करते थे, एन और के की वैल्यूज हम डिनोट करते थे एंड फाइंड आउट करते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वहीं अगर रिकरेंस ट्री मेथड की बात करें तो वहां पर जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो स्टार्टिंग में परफॉर्म हो जाते हैं। देन हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे एक ट्री जो है, प्रॉब्लम का ट्री जो है, वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रहा है, एंड देन उसको सॉल्व करके क्या हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ये हम पढ़ते हैं रिकरेंस ट्री मेथड में। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। इन अ रिकरेंस ट्री ईच नोड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सिंगल सब प्रॉब्लम। अब हर एक नोड हमें सब प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, क्योंकि ट्री में हमने देखा है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच उसमें परफॉर्म होती है, उसमें देखी जाती है। Recurrence tree are particularly useful when the recurrence describe the running time of a divide and conquer algorithm। यही मैंने आपको बताया कि जो हमारी रिकरेंस ट्री मेथड है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। फोर्थ पॉइंट, अ रिकरेंस ट्री इज बेस्ट यूज टू जनरेट अ गुड गेस। अब जो रिकरेंस ट्री है उसकी हेल्प से हम बेस्ट सॉल्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल में हमारे पास टाइम ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वहां पे हमें हर एक वैल्यू को पुट करके उसका आंसर निकालना पड़ रहा था। बट अगर रिकरेंस ट्री की बात करें तो वहां पर आप एक एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो, विच इज देन वेरीफाइड बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और उसकी हेल्प से आप सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगा के देन उसको वेरीफाई कर सकते हो। It is a method of analyze the complexity of algorithm by diagramming the recurrence function। Diagramming वही tree बना के आप उसको उसकी complexity को बता सकते हो, that how many times the function calls itself। क्वेश्चन करके देखते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो रिकरेंस ट्री मेथड है इसमें आपको क्वेश्चन दिया कि आपके पास दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी एन की, जब एक तो n इक्वल्स टू 1 हो या फिर n ग्रेटर देन 1 हो। जब n इक्वल टू 1 है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 1। एंड जब हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी t ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस n। तो सॉल्व करते हैं। t ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस n आपको ये दे दिया। अब हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू नहीं है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, सब्स्टिट्यूशनली परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर इतनी नीड नहीं है हमारे पास कि हम उसको ट्री बनाएं, हम नॉर्मल वैल्यू फाइंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने n माइनस 1 लेट करा, देन हमारे पास वैल्यू आई n माइनस 1, फिर n माइनस 1 हमने पुट करा तो n माइनस 2 हमारे पास वैल्यू थी। ऐसे ही जब हम पुट करते जाएंगे तो आप ये देख रहे होंगे n के अंदर डिक्रीज हो रही है एक एक कॉन्स्टेंट। तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। तो हमने 3 को जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें k माना। बस जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है t n माइनस k इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या करो, n माइनस k जब हमारे पास आ गया देन इसको 0 के इक्वल रख दो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, ऐसे जैसे हमने सब्स्टिट्यूशनल में सॉल्व किया था कि n इक्वल्स टू k लिख लो, तो n की जगह अगर आप दोबारा से n लिखोगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, वो है हमारे पास 1। देन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे टी एन इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड आउट करा, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n माइनस 3, क्योंकि वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई थी वैल्यूज, एंड लास्ट में वो कहाँ पे पहुंची, नॉर्मल n के। तो हमारे पास जो नया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 देन n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। तो कांस्टेंट तो हम हटा सकते हैं, उसमें कोई नीड नहीं होती है। तो फाइनल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टी एन इक्वल्स टू बिग ओ n स्क्वायर। अब n हमने क्यों रिप्लेस करा n स्क्वायर से, क्योंकि n जो है वो मिनिमम है, n स्क्वायर मैक्सिमम है, और जब भी हमारे पास कोई दो वैल्यूज हो n की या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास दो हो तो जो सबसे ज्यादा होगी वही हम उसको प्रेफर करेंगे। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। देन एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है वो है 1 जब हमारे पास n इक्वल्स टू 1 हो, और देन है हमारे पास 2 t ब्रैकेट n बाय 2 प्लस n इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n ग्रेटर देन 1 की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लिखना है और उसको लेट करना है 1। कर दिया लेट, देन हमारे पास वही परफॉर्म करना है हमने इक्वेशन जो हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं कि वैल्यू हमें निकालनी है n की और उसको रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में, वो सब आप कर दोगे। देन हमारी फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टी एन बाय 2 की पावर के इक्वल्स टू 2 टी एन बाय 2 टू की पावर के प्लस एन अपॉन 2 के। ये हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। ये सेम स्टेप्स हमने लेक्चर 2 में भी परफॉर्म करे थे, तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं। देन हमारे पास ये वैल्यूज आई। अब हमें क्या करना है, अब न्यू वैल्यू हमें लेट करनी है n बाय 2 के इक्वल्स टू 1, और यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमारे पास आई log n। देन हम ट्री फॉर्मेशन करेंगे उस रिकरेंस फंक्शन की। सबसे पहले tn हो गया। अब tn से इन्होंने क्या बोला कि हर एक जो वैल्यू है वो कहाँ पे डिवाइड हो रही है, n बाय 2 की हेल्प से डिवाइड हो रही है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ डिवाइड करा, tn रूट वैल्यू को करा लेफ्ट चाइल्ड n बाय 2 और राइट चाइल्ड भी n बाय 2। देन फर्दर अगर हम फिर से इसे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, n अपॉन 2 की पावर 2, और राइट साइड वाला जो हमारा चाइल्ड है उसकी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी n बाय 2 की पावर 2 आती है। n बाय 2 की पावर 2 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n बाय 2 की पावर 3। ये जब तक आप डिवाइड करते रहोगे तो 2 की पावर जो है वो इंक्रीज होती रहेगी 1%। तो हमने क्या करा, उसको कांस्टेंट मान के हमने एक न्यू इक्वेशन और न्यू चाइल्ड डिनोट कर दिया जो कि है टी एन बाय 2 की पावर के। तो के की वैल्यूज तो 0 से लेके n तक हो सकती है, जितनी भी आप चाहो। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास आ गई जो जिसमें क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n बाय 2 की पावर k, और एक हमारे पास दी हुई थी t की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है 1। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो आता है टी एन इक्वल्स टू थीटा एन लॉग एन। नेक्स्ट मेथड है हमारा मास्टर मेथड। मास्टर मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और आपके क्वेश्चंस जो भी सॉल्व नहीं हो पा रहे सब्स्टिट्यूशनल से या फिर रिकरेंस ट्री मेथड से, वो मास्टर मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली अगर कहीं पर ना लिखा आया ना कि रिकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशनल से, तो आप ऑप्शनली याद कर लेना मास्टर मेथड, आप उससे भी सॉल्व करके आ सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मेथड समझ लेते हैं कैसे मास्टर मेथड को आप सॉल्व करते हो। पहले आपको एक फॉर्मूला दिया गया है मास्टर मेथड में, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दी गई है टी एन इक्वल्स टू ए टी ब्रैकेट में एन बाय बी प्लस थीटा एन की पावर के लॉग पी एन, और जो हमारा लास्ट की वैल्यू है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो कि है थीटा एन के लॉग पी एन, वो हमारा फंक्शन होता है। ये आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें ये फॉर्मूला दिया गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। वेयर ए जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, के की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और जो पी है वो रियल नंबर होता है। समझ आ गया आपको। देन हमारे पास 3 केसेस हैं जो कि मैंने आपको बोले थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद करने होंगे। केस 1 है जब हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो बी की वैल्यू से, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जब तक आप 5-6 बार नहीं लिख लोगे इसे रिपीट करके रफ कॉपी में एक बार लिखना, और चाहे फिर ऐसा करना कि एक A4 साइज शीट पे इनकी तीनों केसेस लिख के एक वॉल पे चिपका लेना जहां पे आप डेली इसको देख सको। सुबह शाम दोनों बार इसको पढ़ लिया, आपको इजीली याद हो जाएगा। केस 2 है जब ए की वैल्यू इक्वल हो बी की वैल्यू से, तो हमारे उसके अंदर भी सब केसेस हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। जब p ग्रेटर देन -1 हो तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, जब p इक्वल्स टू -1 हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, एंड जब हमारी p की वैल्यू लेस देन -1 हो तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी टी एन इक्वल्स टू थीटा एन लॉग बी ए। ठीक है, अब थर्ड केस जो हमारा है वो है जब a की वैल्यू लेस देन b हो, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, जब p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड जब p लेस देन 0 हो, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बनेगी। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, याद आ जाएंगी, एक एक को लिखना पड़ेगा देन याद होंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी एन इक्वल्स टू 3t ब्रैकेट n बाय 2 प्लस n स्क्वायर, ये दे दिया। अब पहला स्टेप है आपका, जो हमारी थ्योरम के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है या फिर इक्वेशन दी हुई है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उससे हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है और हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हमें कंपेयर किससे करना है, टी एन इक्वल्स टू ए टी अब ब्रैकेट एन बाय बी प्लस थीटा एन की पावर के लॉग बी एन।
ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो a की वैल्यू क्या हो गई 3 जब हम कंपेयर करेंगे, ये इसके इक्वल है। देन b की वैल्यू हमारी है 2 एंड हमारी k की वैल्यू हो गई 2। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 और p हमारा 0 है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई थी। अब हमें चेक करना है, पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें चेक करना है a ग्रेटर देन b तो नहीं है, या फिर a इक्वल्स टू b, या फिर a लेस देन b। तो सबसे पहले अगर a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो a जो है हमारा वो ग्रेटर देन है b के। a ग्रेटर देन b कहां पे लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट केस पे ही। तो फर्स्ट केस हमारी जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है tn इक्वल्स टू थीटा एंड लॉग ba। इसके अंदर पुट कर देंगे, देन हमने वैल्यू पुट करी और जो हमारे पास नई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वो क्या आई है, थीटा एन स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि कैसे एक मास्टर मेथड आप अप्लाई करोगे किसी भी रिकरेंस फंक्शन के लिए। सो द क्वेश्चन इज द रिकरेंस tn equals to 7tn by 2 plus n square describe the running time of an algorithm A। कोई भी एल्गोरिदम A है जिसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बता रहे हो, 7tn by 2 plus n square से। एक कंप्यूट एल्गोरिदम हैज अ रनिंग टाइम, एक नई एल्गोरिदम है जिसकी आपकी रनिंग टाइम क्या है, at-n/4 plus n square एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a'। अब हमें जो दो नई एल्गोरिदम दी गई हैं, एक तो नई a' है और एक पुरानी वाली a थी, तो उन दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, पहला स्टेप है हमारा दोनों इक्वेशन को लेट करो 1 और 2, हमने लेट कर लिया। देन नाउ कंपेयर द इक्वेशन 1 बाय tn इक्वल्स टू at n बाय b प्लस fn। अब हमें जो पहली इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है नॉर्मल जो इक्वेशन हमारी मास्टर मेथड की होती है। तो हमारे पास वैल्यू a की क्या आई 7, b की वैल्यू 2 आई है और k की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, और fn हमारा आया n स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें चेक करो कि a की वैल्यू b से ग्रेटर देन तो नहीं है, a की वैल्यू इक्वल तो नहीं है और a की वैल्यू लेस देन तो नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू 7 है एंड b की 2 है, तो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 2 है और ये केस कौन सा है, केस 1। तो हमने क्या करा, केस 1 अप्लाई करा। नाउ अप्लाई केस ऑफ मास्टर मेथड जो कि है केस 1 जिसमें a है ग्रेटर देन b के। तो हमने वैल्यू निकाली और हमारे पास नई इक्वेशन जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है वो क्या आ गई, o n स्क्वायर। Hence, case 1 master theorem is satisfied। तो केस 1 जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। दस जो tn है वो हो गया ओमेगा n होल पावर 2.81 फॉर द यूज सेटिस्फाई द केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम लेट a इक्वल्स टू 16। अब केस 3 हमारा जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन क्या करा, t डैश सेकेंड इक्वेशन के लिए एंड हमारे पास वैल्यू आई 16 t डैश n बाय 4 n स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब उसके लिए a हमारे पास 16 है, b 4 है, fn हमारा n स्क्वायर है। अब दोबारा से देखो कौन सा केस लग रहा है, तो केस 3 लगेगा और जो हमारी नई इक्वेशन आई है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो आई है थीटा n स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करा तो हमें पता चला देयरफॉर दिस शो दैट a डैश इज एसिम्प्टोटिकली फास्टर देन a व्हेन a इज इक्वल्स टू 16। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। पहले आपको जो इक्वेशन मिली है उसको कंपेयर करना है, देन आपको a b f और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आपको देखना है कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ a ग्रेटर देन b, a इक्वल्स टू b एंड a लेस देन b। देन उसके अंदर के सब केसेस आपको परफॉर्म करने हैं इफ सेकेंड और थर्ड जो केस है हमारा वो सेटिस्फाई होता है, और अगर सिंगल फर्स्ट वाला केस सेटिस्फाई होता है तो आपको डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करनी है। आई होप स्टूडेंट समझ आया हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कौन कौन से टाइप की एल्गोरिदम होती है किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए। फर्स्ट बबल सॉर्ट, सेकेंड क्विक सॉर्ट, थर्ड मर्ज सॉर्ट, फोर्थ हीप सॉर्ट, फिफ्थ रेडिक्स सॉर्ट, सिक्स्थ बकेट सॉर्ट, सेवेंथ सिलेक्शन सॉर्ट, एट्थ इंसर्शन सॉर्ट, नाइन्थ शेल सॉर्ट एंड द लास्ट वन इज काउंटिंग सॉर्ट। ये सारी सॉर्टिंग्स आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी होंगी। यहाँ पर इनकी दोबारा से आपको पढ़ना है एंड उनकी एल्गोरिदम्स भी आपको याद करनी होगी, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में एल्गोरिदम प्लस उनका क्वेश्चन दोनों एक साथ पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में। जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड शेल सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। ये जो 5 एल्गोरिदम्स हैं ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, इनकी एल्गोरिदम्स, और जो इनका मेथड है ना सॉल्विंग का वो तो इजी है। वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बबल सॉर्ट। अ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम
इज अ सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये सबसे सिंपल सॉर्टिंग है किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए। सेकंड, बबल सॉर्ट वर्क्स ऑन रिपीटेडली स्वैपिंग ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स अंटिल दे आर इंटेंडेड ऑर्डर। बबल शॉट के अंदर क्या होता है कि आपको रिपीट में स्वैपिंग करनी होती है एलिमेंट्स की, एडजेसेंट एलिमेंट्स हो, क्योंकि जब तक वो एक सही से ऑर्डर में नहीं आ जाती। Third, it is called as bubble sort because movement of array element is just like movement of array bubbles in water. इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के, उनकी जो मूवमेंट होती है वो सेम ऐसे होती है जैसे एयर बबल आपका पानी के अंदर बन जाता है। मतलब एक बबल अगर फोड़ दिया आपने तो दूसरा बन गया, इस टाइप से ये होता है। जब स्वैपिंग होगी तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं एंड उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप इजीली लगा सकते हो। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स। स्मॉल डेटा सेट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा किफायती है, बट अगर कहां पर लार्ज डेटा टाइप्स हैं तो वहां पे मल्टीपल रिपीटेड स्वैपिंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है O(n²), जो कि बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस में डिफाइन की गई है। फिफ्थ पॉइंट है, बबल सॉर्ट इज मेजॉरिटी यूज्ड वेयर कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट मैटर। बबल सॉर्ट वहां पर आप लगा सकते हो जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी मैटर ना करती हो और जहां पर जो कोड है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो। समझ आया? देन इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n²), बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n²). नाउ एल्गोरिदम पे आते हैं। एल्गोरिदम ऑफ बबल सॉर्ट बीइंग बबल सॉर्ट एरे। यहां पे आपको डिफाइन करना है एरे फंक्शन जो कि है बबल सॉर्ट के लिए। फॉर ऑल एरे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो कि उस एरे के अंदर है, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई इफ एरे आई इज ग्रेटर देन एरे i+1। अब जो जीरो इंडेक्सिंग पे हमारी एरे का एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन है सेकेंड इंडेक्सिंग वैल्यू से, तो हमें क्या करना होगा? स्वैप करना होगा दोनों वैल्यूज को। एंड इफ बोथ आर नॉट ग्रेटर देन टू अनदर वन, देन हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, उनको एज इट इज उन्हीं के प्लेस पे रहने देंगे। देन रिटर्न कर देंगे एरे। जब वो कंप्लीट हम उसको परफॉर्म कर लेंगे स्वैपिंग को, तो हम एरे रिटर्न कर देंगे एंड बबल सॉर्ट एंड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम तो बहुत ईजी होती है, इसमें कुछ नहीं है। पहला एलिमेंट जो होगा किसी भी एरे का, उसको नेक्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू से आपको कंपेयर करना है, और अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो आप उसको स्वैप कर देंगे, और अगर वैल्यू छोटी है तो आपको इसको एज इट इज रहने देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिससे आपको इजीली समझ आ पाएगा। बबल सॉर्ट यहाँ पे आपको दी गई है एरे 4 8 3 2 5, ये है। स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक कॉलम बनाना होगा एंड उसके अंदर आपको एक एक एलिमेंट लिखना होगा जैसे कि आपको दिए गए हैं। तो हमने क्या करा? 4 8 3 2 5 लिखा। अब हमने चेक करा जो फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमने क्या करा? इसी में समझते हैं। यहाँ पे 1 करा ग्रेटर देन, और सेकेंड इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो 2 पे आएगी, तो 1 की वैल्यू क्या है? 4 एंड 2 की वैल्यू है 8। अब जो हमारा वैल्यू a है वो b से ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 छोटा होता है 8 से, तो हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? इफ एंड वाली कंडीशन में, क्योंकि वो अगर बड़ा होता तो हम उसको स्वैप कर देते, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो पहली इंडेक्सिंग की दूसरी इंडेक्सिंग वैल्यू से छोटी है, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। देन हम कंपेयर करेंगे 8 और 3 को। 8 और 3 में 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पे 8 करो देन ग्रेटर देन 3, तो हमने क्या करा? इसको स्वैप कर दिया और हमारे पास क्या आया? 4 3 8, ये आ गया। एक स्टेप के अंदर आप एक बार ही पूरे जो एरे है उसको स्वैप करोगे, ठीक है, ना कि आप बार बार चेंज करते रहोगे। स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करोगे, आप लास्ट तक इसको लेके जाओगे। देन स्टेप 2 में फिर स्टार्टिंग फर्स्ट इंडेक्सिंग से होगी। अब 8 और 2 को कंपेयर करना है ऐसे ही, तो 8 फिर से बड़ा है 2 से, तो आप इसको स्वैप कर दो। लास्ट में हमारी जो इंडेक्सिंग आई स्टेप 1 की, जो हमारी एरे आई है वो क्या आई है? 4 3 2 5 8, ये आ गई। अब स्टेप 2 में जो नई हमारी एरे आई है उसको लिखो यहाँ पे। देन हम दोबारा से इस पर्टिकुलर एरे को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट करेंगे बबल सॉर्ट के थ्रू। और इसी तरह हमारे पास फाइनल इंडेक्सिंग हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में, और बबल सॉर्ट हम इसको परफॉर्म कर देंगे। परफॉर्म कर दी।
देन हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारी सॉर्टिंग है वो है क्विक सॉर्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और मर्ज सॉर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट से आप समझते हैं, पहले डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को, देन उनको जब सॉल्यूशन मिल जाता है उनको कॉन्कर कर देते हैं। मतलब एक एल्गोरिदम लगाएंगे जिसकी हेल्प से जो हमारी अनसॉर्टेड एरे है उसको डिवाइड करेंगे पहले, देन डिवाइड करके उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन उसको रिवर्ट बैक मर्ज कर देंगे। फर्स्ट स्टेप होता है पिक एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, कॉल इट एज पाइवट एलिमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी एलिमेंट लो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से और उसको पाइवट एलिमेंट मान लो। सेकेंड स्टेप है डिवाइड एन अनसॉर्टेड एरे इनटू टू एरेज। अब जो हमारे पास सॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो जब हमारा पाइवट वैल्यू मिड वैल्यू में पहुंच जाए। Third point, if the value less than pivot element come under first subray, the remaining element with value greater than pivot come in second array. अब जो वैल्यूज हमारी पाइवट वैल्यू से छोटी हैं वो हमारी आ जाएंगी एक साइड, और जो हमारी वैल्यूज ग्रेटर देन है वो हमारी आ जाएंगी सेकंड सब एरे में। समझ आया? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली और अच्छे से समझ आएगा। नाउ यही तीन स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं जब भी आपको कोई एक एरे दी जाए और क्विक सॉर्ट आपको उसमें लगानी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है क्विक सॉर्ट की? वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर, बेस्ट केस में ओ एन लॉग एन, एवरेज केस में ओ एन लॉग एन। मैंने हर एक सॉर्टिंग की आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करा दी गई है नोट्स में, क्योंकि अगर आप उनको याद करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, बेसिकली जो एल्गोरिदम है वही इंपॉर्टेंट समझते हैं, बट जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है हर एक एल्गोरिदम सॉर्टिंग की वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एल्गोरिदम पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक सॉर्ट a, p, r। पहले एक फंक्शन डिनोट करो, इसमें a क्या है? एरे, p हमारा पाइवट वैल्यू, r हमारी जो है वो हमारी जो वैल्यू है जिनसे हम पाइवट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इफ p इज लेस देन r, अगर पाइवट वैल्यू लेस देन है उस पर्टिकुलर वैल्यू से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो q इक्वल्स टू पार्टीशन, q पार्टीशन होगा। क्विक सॉर्ट हमने क्या अब ऐड कर, q से हमारा पार्टीशन होगा, तो जब भी पाइवट वैल्यू बीच में पहुंच जाएगी, मिड में पहुंच जाएगी एरे के, तो उसमें पार्टीशन होंगे q-1 एंड q+1, तो दो हमारे फंक्शंस जनरेट होंगे। अभी हमने पहला डिस्कस करा कि कैसे एक क्विक सॉर्ट बनेगी। देन हम आते हैं पार्टीशन a, p, r पे। x इक्वल्स टू एरे, x हमने लिया एरे को, i इक्वल्स टू हो गया p-1। लूप चलाते हैं, j इक्वल्स टू p टू r-1। j की वैल्यू आप पाइवट पुट करते रहोगे और i माइनस में होगी। मतलब अगर देखो यहाँ पे 1 5 2 लिखा हुआ है, अगर p हमारा 1 पे है और हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है r की वैल्यू वो हमारी राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, तो हमने पहला 1 को इससे कंपेयर करा, कोई फायदा नहीं हुआ, स्वैप नहीं हुई वैल्यू। देन जो हमारा r है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और वो -1 में, क्योंकि एक इंडेक्सिंग पहले चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? r-1। चाहे वो राइट साइड से हो चाहे हमारा लेफ्ट साइड से हो, एक इंडेक्सिंग कम होती चली जाती है, तो इसीलिए हमने r-1 लगाया। इफ ए जे लेस देन इक्वल्स टू x, तो i इक्वल्स टू i+1 कर दो, ठीक है। एंड एक्सचेंज ए आई विद ए जे, अगर a लेस देन है x से तो इंक्रीमेंट करो और उनको एक्सचेंज कर दो, a की वैल्यू जो है इंडेक्सिंग i पे और a की वैल्यू जो j इंडेक्सिंग पे है उन दोनों को स्वैप कर दो। एंड एक्सचेंज ai+1 विद ar एंड रिटर्न i+1। ऐसे ही करना होगा, 1 बाय 1 हम उसको चेक करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और अगर वो लेस देन आता है तो हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। यही इसका मेन मोटिव है कि पहले डिवाइड करो एलिमेंट्स को जो एरे के अंदर है, देन उनको सॉर्ट करो एंड देन उसके बाद उनको दोबारा से अरेंज कर दो। एग्जाम्पल से समझते हैं। P is pivot element, L is left pointer, R is right pointer, and the elements of array are 6 3 7 2 4 5। हमने इनको एक एरे में लिख लिया। पॉइंटर जो हमारा पाइवट वैल्यू है वो हमारी 6 पे है, लेफ्ट पॉइंटर हमारा 6 है और राइट पॉइंटर हमारा 5 है। समझ आ गया? केस 1 में p इक्वल्स टू 6, पाइवट वैल्यू हमारी 6 है, राइट साइड p इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड ऑफ इट्स लीज। अब जो हमारा 6 है वो 5 से ग्रेटर देन है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, पाइवट वैल्यू को राइट साइड से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या हुआ? अगर p लेस देन होगा r के
तो वो रॉन्ग हो जाएगा और हम वैल्यू को स्वैप कर देंगे। अगर p हमारा ग्रेटर देन आएगा तो वो ट्रू रहेगी वैल्यू और स्वैपिंग नहीं होगी। तो अभी 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो ये फॉल्स हो गई वैल्यू, ठीक है। और हम इसको स्वैप करेंगे, मतलब 5 को स्वैप कर देंगे 6 से, और 6 हमारा लास्ट में चला जाएगा, 5 पहले आ जाएगा। देन हमारा केस 2, p की वैल्यू अभी भी 6 रही। पाइवोट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो मिड में ना पहुंच जाए। अगर वो मिड में पहुंच गया तो आप जो हमारी एरे है उसको स्प्लिट कर दोगे सब एरेज में। p6 हो गया। नाउ जो हमारा अब जो पाइवोट था वो हमारी राइट साइड में पहुंच गया, तो हम उसे कंपेयर किससे करेंगे? लेफ्ट साइड पॉइंटर से। तो राइट साइड p इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड ऑफ लीजर। अब 6 और 5 एक दूसरे से, अब 5 जो है वो लेस देन है 6 से, तो वो फुलफिल हो रही है, ट्रू है। तो मूव L टूवर्ड्स राइट। अब हमारी वो कंडीशन ट्रू हो गई, तो सिर्फ पॉइंटर तो वहीं रहेगा, जो हमारा लेफ्ट साइड का पॉइंटर है वो एक प्लेस और आगे बढ़ जाएगा, तो वो 3 पे आ गया। 5 एज इट इज रहा, अब 3 पे आ गए। अब 3 को कंपेयर करते रहेंगे 6 से। केस 4 में क्या हुआ? जब हमारा पॉइंटर 3 से और आगे आ गया था, क्यों? देखो P लेस देन L, 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो वो भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब दोबारा से हम एक और पॉइंटर मूव करेंगे राइट साइड में लेफ्ट के, तो अब 7 पे आ गए। अब P इज 6 और जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो है 7, तो 7 तो बड़ा हो गया और कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। अब 6 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7 के प्लेस पे, और 7 हमारा चले जाएगा 6 के प्लेस पे। तो जो न्यू हमारी एरे बनी वो बनी 5 3 6 2 4 7 बन गई। अब पाइवोट हमारा 6 है, लेफ्ट भी हमारा उसी पाइवोट वैल्यू पे आ गया, बस अब राइट रह गया है, राइट पॉइंटर। जब राइट पॉइंटर भी उसी पाइवोट वैल्यू पे आ जाएगा तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे करोगे? अब जो पाइवोट वैल्यू है वो 6 है और राइट साइड पे यहाँ पे 7 लिखा है, तो कंडीशन तो ट्रू हो रही है, पाइवोट वैल्यू छोटी है राइटर वैल्यू से। देन हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम चेक करेंगे, पॉइंटर एक प्लेस और आगे बढ़ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब p की वैल्यू 6 है और हमारा राइट साइड जो है वो 4 है, वो छोटा निकला। अब वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो गई, अब हमने उसको स्वैप कर दिया, तो 6 के प्लेस पे आ गया 4, 4 के प्लेस पे आ गया 6। केस 7 हमारा बना जब हमारी एरे दोबारा से जनरेट हुई, 5 3 4 2 6 7 आ गई। अब हम इफ p इज ग्रेटर देन L, 6 तो हमारा पाइवोट वैल्यू है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का पॉइंटर है वो किसको डिनोट कर रहा है? 4 को डिनोट कर रहा है। 4 जो है वो लेस देन है 6 के, तो कंडीशन ट्रू है, हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो एक प्लेस और आगे बढ़ जाएगा, मतलब 2 पे चला जाएगा। केस 8 में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो कहां पर आ गया? 2 पे। अब दोबारा से हम चेक करेंगे, तो हमारा p जो है वो 6 पे ही है, राइट साइड का पॉइंटर भी हमारा 6 पे है और लेफ्ट साइड का पॉइंटर 2 पे है। देन कंपेयर करेंगे, देन हमारा एक और स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पॉइंटर। अब हमारे पास क्या है, यहां पर कंडीशन हो गई है कि अब हमें स्प्लिट करने की नीड है हमारी एरे को, तो हमारा पॉइंटर जहां पर है वहीं पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर होना चाहिए और राइट पॉइंटर होना चाहिए। अब 6 से हम दोनों एरेज को डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे जो एरे नई बनेगी वो है 5 3 4 2, और राइट साइड पे जो हमारी एरे बनेगी वहां पर आएगा सिर्फ 7, क्योंकि वही एक एलिमेंट बचा है राइट साइड में। द पाइवोट इज फिक्स पोजीशन, अब फिक्स पोजीशन पे आ गया, यही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। ऑल द लेफ्ट एलिमेंट्स आर लेस एंड ऑल द राइट एलिमेंट्स आर ग्रेटर। ये चेक करने का तरीका है, अगर जहां पे पाइवोट वैल्यू हमारी फिक्स हो गई हो तो उसके राइट साइड में चेक करो, वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए पाइवोट वैल्यू से, और लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो पाइवोट वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। नाउ डिवाइड द एरे इनटू सब एरे, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट हमने कर दिया। ये A1 हो गया और ये हमारा A2 हो गया, दो एरे बन गई। टेक लेफ्ट पोर्शन अप्लाई क्विक शॉट। अब जो हमने अभी तक परफॉर्म करा है ना, वही जो हमारी A1 एरे बनी उसमें सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, देन A2 एरे में परफॉर्म करने हैं। A2 तो हमारा सॉर्टेड है, एक ही एलिमेंट है, तो उसमें तो दोबारा लगाने की नीड नहीं है, बट A1 एरे जो हमारी बनी है 5 3 4 2, उसमें वही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे एंड दोबारा से हमारी सब एरे में डिवाइड होती रहेगी जब तक सॉर्ट नहीं हो जाता एक एक एलिमेंट। तो ये सब तो आप सॉल्व कर लोगे, मैंने आपको बता दिया। लास्ट में हमारा जो एरे आएगी A1 वो क्या आएगी? 2 3 4 5, ठीक है। एक एरे ये हो गई, एक हमारा 6 हमने डिवाइड करने के लिए यूज किया था, और A2 हमारी जो है वो 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारे पास तीनों एरे आ गई, तीनों को आपको मर्ज करके लिख देना है। नाउ पाइवोट इजंट फिक्स पोजीशन। अब पाइवोट हमारा जो है वो दोबारा से फिक्स नहीं हो सकता, इसके बाद कोई भी डिवाइड नहीं होगा। All the left elements are less sorted and the right elements are greater than and are also sorted. The final sorted list coming out by combining the sub arrays of
A1, A2 and the 6 pointer value. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the final sorted array of this question by the help of quick sort. I hope students आपको समझ में आया होगा. आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जितना भी लेक्चर 1, 2 एंड 3 में आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जो हमें कमेंट करके बताइएगा. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक आवर वीडियो. चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. थैंक यू एंड टेक केयर.